हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का देखिएगा पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु द्वारा बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 40 है। यह मान कर के डोरी तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग कापी कलम लेकर बैठिएगा जिससे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। आप भी साथ साथ में जब आप समझ जाए तो आप उसको नोट भी कर लिया कीजिए। तो देखिएगा, आपको बताया गया है कि सवाल लगाने से पहले सवाल को एक बार एकदम शांतिपूर्वक पढ़िए और समझिए कि क्या उसमें कहा गया है, क्या दिया गया है और फिर क्या ज्ञात करना है। इसके आधार पर ही आप सवाल को लगाइए। आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन पहले एक बार आप सवाल को पढ़िए स्पष्ट रूप से, उसके बाद आप चित्र खींचते जाइए। यदि आपके चित्र बन जाएंगे तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भूमि है तो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई है? 60। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पतंग को ए मान लेते हैं और भूमि के जिस बिंदु से ऊंचाई नापी गई है उस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। जो आपकी पतंग है वो ये पर उड़ रही है, जबकि वहां से सीधी लंबाई जो दी गई है 60 मीटर की, वो कहां से नापी गई है? तो बी से नापी गई है। मतलब हम यहाँ ए और बी के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं। हमारे पास जो अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं उनमें से हम लोग कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो देखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है अर्थात जो पतंग है, पतंग की ऊंचाई आपको दे दी गई है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अगर अच्छा पतंग उड़ रही होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पतंग में कोई ना कोई धागा जरूर बंधा होगा जिससे पतंग उड़ रही होगी। तो धागा तो लचकदार होता है, लेकिन इस पतंग यहाँ उड़ रही है, मान के चलिएगा यहाँ क्या उड़ रही है? मान के चलिएगा यहाँ पतंग उड़ रही है। अगर पतंग उड़ रही है तो उसका जो धागा होगा वो लचकदार होता है। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको ये मानना है कि डोरी तनी हुई है। मतलब जो डोरी है वो बिल्कुल भी लचकदार नहीं है, एकदम सीधी। डोरी एकदम क्या है? सीधी है। ये मान करके आपको सवाल लगाना है। तो इतना ध्यान है, पतंग कहाँ है? ए पर। पतंग कहाँ उड़ रही है? ए पर, जिसकी बिंदु बी से ऊंचाई तो दे दी गई है 60, लेकिन डोरी कुछ ना कुछ तो तिरछी होगी ही। अब देखिएगा, आपको उसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इन्होंने यहां कहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, मतलब हमेशा के लिए नहीं बांधा गया है। आप जब चाहे तो उस डोरी को खोल सकते हैं। अस्थाई और स्थाई में इतने अंतर है, अगर एक बार बांध दे हमेशा के लिए बंधा रह जाएगा तो उसे आप कहेंगे स्थाई है। और आप उसे खोलकर इधर उधर ले जा सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अस्थाई। तो आपने जो पतंग की डोरी बांधी है उसे आप खोलकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जो आपने बंधन लगाया है वो अस्थाई है। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु द्वारा बांध दिया जाता है। भूमि पर कोई बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। बी और ए तो आपका पतंग से संबंधित दो बिंदु आप पहले ही मान चुके थे। एक तीसरा मानना है जहां पर डोरी आकर जमीन पर बंधी हुई है, बांध दिया जाता है। भूमि के साथ, चलो बांध दिया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना अंश है? 60 अंश।
भूमि से ऊंचाई भी नापी गई है और भूमि से डोरी बांधी भी गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो आपको मान दे दिया गया है, भूमि के साथ कितने अंश का कोण दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डोरी थी ये तो रही डोरी, डोरी डोरी जो थी ये भूमि है। डोरी भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो यहां लिखा है डोरी का झुकाव 60 अंश है। किसके साथ झुकाव, भूमि के साथ। तो भूमि के साथ जो झुकाव दिया गया है वो कितने अंश का है, 60 अंश का। आपने ये तो मान लिया कि डोरी बिल्कुल तनी हुई है और इस दशा में आपको डोरी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, अर्थात यही भाग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जो सीधी ऊंचाई ली जाती है वो समकोण पर जाती है, इसलिए यहाँ पर जो आपका कोण भी होगा वो ठीक 90 अंश का होगा। तो अब एक बात, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और डोरी की लंबाई तो कर्ण ही है। डोरी की लंबाई क्या है, कर्ण। तो यहां हल करते समय हम लोग मान लेते हैं यक्स, क्या मानते हैं, यक्स। हाँ देखिएगा, डोरी की लंबाई को हम लोग यक्स मान लेते हैं और वही यक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिएगा अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहां मान लीजिएगा, यहां आपको लिखना है हल, क्योंकि यहां से आप हल करना प्रारंभ कर दिए हैं। माना डोरी की लंबाई x मीटर है। ये आपने मान लिया कि जो डोरी की लंबाई है वो कितने मीटर की है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ये x मीटर की दी गई है। अर्थात जो आपकी डोरी थी वो डोरी यहाँ पर गई हुई, यहाँ बिंदु C से बधी हुई है, यहाँ पतंग A में बधी हुई है। तो जो डोरी है वो तिरछी गई हुई है, लेकिन आपको मानना है कि डोरी जो है लचकदार नहीं है, बिल्कुल सीधी है, अर्थात तनी हुई है। उस डोरी की लंबाई को हम लोग यक्स मान लिए हैं। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, अब आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में। कहां पर, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है वहां पर जो आपका कोण सी है वो कितने अंश का है, 60 अंश का। और ये आपका है न्यून कोण। कौन कोण है, न्यून कोण। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। तो ये रहा, पहले लिख दीजिएगा, कोण बी जो आपका था वो तो 90 अंश का है और कोण सी कितने अंश का है, 60। तो 60 जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वह कोण जो जीरो से बड़े और 90 से छोटे होते हैं उन कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। और अगर किसी भी त्रिभुज का कोण न्यून कोण है तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो इसके सामने कौन है, ए बी है और ए बी का मान दे दिया गया है 60 मीटर। तो यहां आपको लिखना है लंब, ब्रैकेट में आप ए बी लिख सकते हैं, बराबर दे दिया गया है 60 मीटर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। अब एक बात का ध्यान रखना है, आपको कर्ण दे दिया गया यक्स, लेकिन यक्स एक चर राशि है, इसी का मान तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां आपको लिखना है कर्ण। कर्ण है कौन, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी। ए सी बराबर तो यक्स दिया है, लेकिन इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको भूमि से दूरी ना तो दी गई है और ना ही पूछी गई है कि बिंदु बी से सी की दूरी कितनी होगी, बिल्कुल नहीं पूछा गया, तो उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको दो भुजाएं मिल चुकी हैं और एक कोण भी मिला है। अब आपको लंब और कर्ण के बीच संबंध वाला त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है। तो लंब और कर्ण के लिए होता है साइन थीटा। चूंकि मतलब जानते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा होता तो हम लोग यहां लिख देते लंब बटा कर्ण।
यही तो आपको सूत्र लिखवाया गया है कि अगर साइन थीटा है तो बराबर होगा क्या, लंब बटा कर्ण। जहां थीटा क्या था, न्यून कोण था, और यहाँ न्यून कोण आपका थीटा के स्थान पर क्या दिया है, सी दिया है। तो यहां आप थीटा ना लिखकर क्या लिखोगे, सी। समझ गए, नहीं समझ गए? जैसे जहां थीटा होता है वहां पर हमारा जो कोण है वो सी है, और सी का भी मान आपको पता है। तो चलिए अब आगे हल कीजिए। साइन सी, तो सी का मान है 60 अंश, बराबर लंब, और लंब आपको दे दिया गया है 60 बटे कर्ण, और कर्ण भी क्या है, यक्स। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर है 60 बटे में क्या है, यक्स। एक काम करते हैं, यक्स भाग कर इधर आएगा, क्या कर देगा, गुणा कर देगा, क्योंकि आपको यक्स का मान चाहिए। तो यक्स दाई ओर भाग कर रहा है, बाई ओर आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। और दो जो था वो बाई ओर भाग कर रहा है, दाई ओर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो √3 का गुणा होगा यक्स में, तो इधर 2 का गुणा होगा 60 में। एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिएगा नीचे दिखाई दे रहा है फिर नहीं दिखाई दे रहा है, देख लें 1 मिनट। जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां से इसको ऊपर नोट कर देते हैं। देखिएगा, यक्स का गुणा √3 में होगा तो ये हो जाएगा √3 गुणे यक्स। 60 तो इधर था ही, 2 और आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ भाग कर इधर आएगा तो गुणा कर देगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको यक्स ज्ञात करना है तो √3 को यहाँ से भगाना होगा, और √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो 60 गुणे 2 बटे कितना है, √3। यक्स बराबर, अगर 60 का हम 2 में गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 120 बटे में √3। एक नियम आपको यहाँ ध्यान रखना है, नीचे रूट आप गायब कर दिया कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए नीचे रूट गायब करते हैं, तो यहाँ एक ही बार रूट मिला है। तो याद रखिएगा, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, गायब। स्क्वायर का मतलब 2 बार चाहिए, तो एक बार चलो नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन जैसे नीचे खाली गुणा करोगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जिस संख्या से आप नीचे गुणा करो उसी संख्या से ऊपर गुणा कर दो, कि अगर जरूरत पड़ जाए तो √3 से √3 कट जाए, फिर वही लिखा रहेगा जो आपका पहले लिखा था। तो यक्स बराबर हो गया 120 √3 बटे में √3 का गुणा √3 में, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया गायब। तो यक्स बराबर हो गया 140, सॉरी 120, रूट कितना है, तो 120 रूट है 3 बटे में कितना है, स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो क्या बचा, 3। 3 से काटो, देखो कट जाए तो काट दो, तो यहाँ भी रूट नहीं है, यहाँ भी रूट नहीं है, 3 का नाम 3 और 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य। तो यक्स बराबर मिल गया आपको 40√3। यही छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, और यहां से आप चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं। तो यक्स बराबर होगा, या करके आप यहां लिख सकते हैं, यक्स बराबर 40 और √3 का मान होता है 1.732। तो यक्स बराबर, चलिएगा एक जीरो है आप लगा दीजिए, 4 का पहाड़ा तो 4 दूना 8, 4 तियाए 12 के 2 हासिल आए 1, 4 सते 28 और 1 29, हासिल कितना बचा, 2 बचा, 4 का नम 4 और 2 6। तो यहाँ आपको 3 अंक ढूंढना है, 3 अंक पे लगाना है दशमलव, तो 1 2 3 पे था तो 1 2 3 पे लगा दीजिए दशमलव। लास्ट में अगर कोई संख्या दशमलव के बाद अगर कहीं जीरो मिल रहा है तो जीरो को छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद आप 2 अंक लिखिए, 69.28 मीटर। यानी जो डोरी थी पतंग की वो कितने मीटर की है, 69.28 मीटर की है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न आसानी से लग जाएगा, केवल और केवल आपको आरेख खींचना समझ में आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसको थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको आज का अगला प्रश्न। तो यदि आप समझ गए तो आप कॉपी कलम लेके बैठे ही हैं, अब आप नोट कीजिए। एक बार यदि आप पुनः अभ्यास करते थे, ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, तुरंत हल करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
जी हाँ बच्चों, देखिएगा ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पेपर में ज्यादा संभावना होती है कि पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको अगला प्रश्न है आज का दूसरा प्रश्न और कुल 11वां प्रश्न आपको दे दिया गया है। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से आपको हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आरेख खींचेगा और आरेख खींचने के बाद ही आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी। नहीं तो अगर आप बिना आरेख खींचे हल करना प्रारंभ कर दोगे तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, सही नहीं होना है। फिर याद रखिएगा, इसलिए पहले आप आरेख खींचिए, उसके बाद आप सवाल लगाना शुरू कीजिए। आरेख खींचने के पहले एक बार सवाल को आप स्पष्ट तरीके से पढ़िएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया होगा वैसे आप चलते जाइएगा। एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज क्या? हवा में उड़ने वाला जहाज। तो आपका एक हवाई जहाज है, यानी जो हवा में उड़ रहा है। किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव, मतलब किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांव हैं। किसी सड़क के एक ही ओर स्थित कितने गांव हैं? दो गांव हैं। जैसे मान लीजिएगा एक कोई सड़क गई है और यह अगर इसके एक ही ओर की बात की जाए, जैसे ये सड़क है, इसके एक ही ओर स्थित दो गांव हैं। तो दोनों गांव जो थे वो सड़क के एक ही ओर स्थित हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अगर सड़क के दोनों ओर कहता तो एक दाई एक बाई ओर था तो एक दाई ओर हो जाता, लेकिन सड़क के एक ही ओर स्थित कहा गया है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एक ही तरफ आरेख खींचना है हवाई जहाज से भी। अब जैसे ये सड़क है, इसके ऊपर कोई हवाई जहाज जा रही है। सड़क के ऊपर हवा में जा रही है, सड़क पर नहीं जा रही, सड़क के ऊपर हवा में जा रही है। और हवाई जहाज में बैठा हुआ एक व्यक्ति, हवाई जहाज में बैठा हुआ एक व्यक्ति किसको देख रहा है? यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो दो गांवों को देख रहा है। कितने गांवों को? दो गांवों को, जो सड़क के एक ही ओर स्थित है। तो दोनों गांवों को जब उसने देखा तो एक गांव का कोण उसने 45 अंश देखा और एक गांव का कोण उसने 60 अंश देखा। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे मान के चलिएगा हवाई जहाज की ऊंचाई तो उसने पूछ ली है। हवाई जहाज मान लो यहां पे उड़ रहा है, जमीन से ठीक ऊपर। अगर हम जमीन को ए मान लें और हवाई जहाज को बी मान लें, हवाई जहाज को क्या मान लें? बी। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो हवाई जहाज बी है वो ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। ए तो कहाँ है? ए तो है जमीन पर। ए कहाँ है? जमीन पर। हवाई जहाज बिंदु बी पर उड़ रहा है। आपको हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई को आप तुरंत ही एच मान लीजिए। ये समझिएगा कि जो हवाई जहाज है वो एच मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? एच मीटर की ऊंचाई पर। अब इस पर बैठा जो व्यक्ति है वो एक ही तरफ के गांवों को देखता है, चाहे आप बाईं तरफ खींचे या फिर दाएं तरफ खींचे। देखिएगा, थोड़ा अंदर बना दे, नहीं हो सकता चित्र आपको दिखना रहा हो। यहाँ दो बिंदु दिए गए, एक तो जमीन पर है जहां से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की जाएगी, और हवाई जहाज बिंदु बी पर उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई को हम लोग मान चुके थे एच। यही तो आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया गया जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? एच। अब देखिएगा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, थोड़ा एकदम शांति पूर्वक आप बैठिएगा, आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिएगा देखते हैं। यहां से एक ही ओर दो गांव स्थित है, एक ही तरफ के गांवों को देखा जा रहा है। तो अब दो गांव है और गांव तो जमीन पर ही होंगे और यही सिरा तो आपका जमीन है। तो अब आप ऐसे क्षैतिज चले आइएगा कुछ दूरी तक। यहां पर
एक ही तरफ दो गांव स्थित है, तो एक गांव को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और एक गांव को डी मान लेते हैं। एक गांव को हम लोग सी मान लेते हैं और एक गांव को डी मान लेते हैं। उसके आगे नहीं देखा जा रहा है, खाली इन दो गांवों को देखा जा रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको बाकी ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। हवाई जहाज से सीधी ऊंचाई पूछी गई है, जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा। आप कहेंगे अगर कोई सीधी ऊंचाई है तो जमीन के साथ 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं, जब इन्होंने एक गांव को देखा तो कुछ कोण बना होगा, फिर इन्होंने दूसरे गांव को भी देखा तो वहां भी कुछ कोण बना होगा। देखिएगा, इन्होंने एक गांव को देखा, फिर इन्होंने एक और गांव को देखा। देखिएगा, इन्होंने इन दोनों गांवों को देखा। यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था हवाई जहाज में, वहां से इसने दो गांवों को देखा। कितने गांव को देखा, दो गांव को। तो एक गांव को देखने में 45 अंश का कोण मिला और एक गांव को देखने में 60 अंश का कोण मिला। लेकिन कोण मिला कौन, अवनमन कोण मिला। जब आप ऊपर से नीचे की वस्तु को देखते हैं तो वहां पर आपको अपनी आंखों को या गर्दन को झुकाना पड़ता है। तो यदि आप गर्दन को झुका रहे हैं तो उसी के साथ में आंख भी घूम जाएगी। तो आंख अपनी क्षैतिज दशा से जितना कोण बनाती हुई घूमेगी, उसी कोण को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। तो अगर यहाँ व्यक्ति बैठा था, सीधा ऊपर देख रहा होता तो कुछ ऐसे देख रहा होता इस दशा में। लेकिन उसने एक गांव को देखा तो कोण कुछ इतना मिला, जबकि एक और गांव को देखा तो कोण इतना मिला। यानी इसे दो कोण मिल रहे हैं, एक छोटा कोण मिल रहा है और एक बड़ा कोण। यानी एक को देखने के लिए अपनी गर्दन को कम झुकाना पड़ा और एक गांव को देखने के लिए अपनी गर्दन को ज्यादा झुकाना पड़ा। तो यहां देखिएगा, आपको दो कोण दिए, एक कम कोण दिया गया और एक ज्यादा दिया गया है। तो बड़ा वाला कोण है 60 अंश का और जो छोटा वाला कोण है वो कितने अंश का है, 45। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये कोण 60 अंश है तो एक लाइन क्षैतिज ऊपर थी और क्षैतिज नीचे भी है, तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं। उन्हें एक तिरछी रेखा काट रही है। तो अब जितना कोण तिरछी के दाएं बनेगा वो उतने तिरछी रेखा के बाएं भी बन जाएगा। अगर यहाँ बाएं है 60 अंश तो दाएं भी कितना होगा, 60 अंश। क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही होती है तो तिरछी रेखा की विपरीत दिशाओं में बने हुए अंतः मतलब अंदर के कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और समांतर की दशा में ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर 60 ऊपर है तो 60 नीचे बनेगा। जैसा कि आपको बताए थे, कोण चाहे उन्नयन बने और चाहे अवनमन, यहाँ तो आपको समझने के लिए हमने ऊपर बना दिया कि अवनमन ऊपर बनता है, लेकिन एकांतर कोण की सहायता से खिसक के नीचे आ जाता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कोण हमेशा ही नीचे बनाना है। तो याद रखिएगा, यहाँ कोण हो गया 60 अंश। ये ज्यादा कोण था तो बना 60 अंश, कम कोण है और कम कोण कितना आपको दिया है, 45 अंश। अगर यहाँ 45 है तो ये इस रेखा पर बना हुआ है, तो अगर इसके बाईं ओर 45 है तो दाईं ओर भी क्या होगा, 45 अंश ही होगा। अब एक बात तो इतना है, आपने इतना कुछ तो कर दिया, यानी इन कोणों को खींच दिया। फिर इन्होंने कहा, यदि जब इन्होंने देखा तो 45 और 60 अंश के कोण पर वो गांव दिखाई दिए। फिर कहा गया यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, मीटर नहीं है बल्कि किलोमीटर है, तो समझिएगा यहां पर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है दोनों गांवों के बीच की दूरी। लेकिन अभी पहले गांव की दूरी, क्योंकि हम जहां से ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं दूरी वहां से मिलनी चाहिए, क्योंकि समकोण ए पर बना हुआ है तो दूरी सबकी कहां से चाहिए, ए से। तो अब एक गांव की दूरी मिल नहीं पाई है तो हम इस दूरी को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे।
अगर आपको मीटर मानना है तो मीटर मानो, लेकिन अगर किलोमीटर दिया है तो आप किलोमीटर ही मान लीजिएगा। तो यहाँ कहोगे यक्स किलोमीटर है, पहले गांव की जो दूरी है वो यक्स किलोमीटर है, और दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो देखिएगा, आधा यक्स था, आधा 2 है। अगर यहां से कुल दूरी आपसे पूछी जाए तो आधा यक्स है और आधा 2 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगी कुल दूरी। तो कुल दूरी हो जाएगी यक्स प्लस 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आ गई कुल दूरी? तो कुल दूरी आपको मिल चुकी है यक्स प्लस 2 किलोमीटर। कितनी मिली है? यक्स प्लस 2 किलोमीटर आपको मिल चुकी है कुल दूरी, यानी लास्ट वाले गांव की दूरी आपको मिल चुकी है। और अब आपको ज्ञात क्या करनी है? आपने सब कुछ लिख लिया, चित्र बना दिया है, अब आपको हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कर देनी है। तो आरेख आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसा प्रश्न कहा गया था उसी तरीके से आपने आरेख बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच दिया है, और खींचने के बाद अब आप इसको हल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ आपने माना है, एक तो ऊंचाई माना है और पहले गांव की दूरी माना है। दूरी है कैसी? क्षैतिज, ये तिरछी दूरी है, ये क्षैतिज दूरी है। हमें क्षैतिज दूरी माना गया है तो वही मानना है, याद रखिएगा। हम लोगों ने क्या माना? एक तो ऊंचाई माना है और एक क्षैतिज दूरी माना है। तो यही यहाँ पर जब आप हल करना शुरू करोगे तो यहाँ लिखोगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई h तथा हवाई जहाज की ऊंचाई h तथा हवाई जहाज से पहले गांव की क्षैतिज दूरी, तथा चाहे हवाई जहाज लिखिएगा या जहाज लिखिएगा, क्योंकि जहाज यहाँ हवाई ही है, जहाज से पहले गांव की क्षैतिज दूरी कितनी है? यक्स यक्स। ये आपने मान लिया है कि माना हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो यच है, हवाई जहाज से पहले गांव की जो क्षैतिज दूरी है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माना हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? यक्स, तथा जहाज से पहले गांव की क्षैतिज दूरी कितनी है? यक्स, जैसा कि आकृति में आपको दे दिया गया है। अब इसको हल करते हुए चलना है, तो बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने का। आपको दो त्रिभुज दिखाया गया है और दो ही अज्ञात राशियां दी गई है, एक तो यक्स और एक यच। तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज को हल करना प्रारंभ करते हैं, और उस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। कोई भी त्रिभुज आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हल करेंगे ए बी सी को। पहले गांव वाले त्रिभुज को हल कर लेते हैं। तो ये होगा त्रिभुज ए बी सी में। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपको न्यून कोण दिया गया है वो सी पर दिया गया है। तो चाहे समकोण लिखो ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोण सी बराबर कितना आपको दे दिया गया? 60 अंश। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। जो आपका लंब है वो ए बी है, और ए बी का मान दे दिया गया है एच। लंब जो था वो है ए बी, और ए बी का मान क्या दिया है? एच। इसके बाद जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ है वह भुजा आपकी आधार होगी, क्योंकि समकोण के सामने वाली कर्ण पहले हो चुकी है। तो तीसरी भुजा यही बचेगी, वही हो जाएगी आपकी आधार। और आधार है कौन? एसी है, जिसका भी मान दे दिया गया यक्स किलोमीटर। तो आधार है एसी, इसका भी मान है यक्स। अब आपको लंब और आधार दो त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुके हैं। अब आपको दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, लंब और आधार के लिए संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे tan थीटा, पर थीटा ना होकर यहाँ पर है क्या? सी है। tan सी बराबर सूत्र होगा लंब बटा आधार। जी हाँ, अब tan सी, तो सी का मान आपको पता है 60 अंश। लंब तो लंब भी आपको पता है h, बटे आधार भी आपको पता है यक्स। tan 60 अंश का मान तो आपको याद होना चाहिए √3 है यच बटा यक्स। आप यहां से यक्स का मान निकाल दीजिए, ताकि जहां भी आपको यक्स दिखाई दे वहां आप यक्स लिख दो, बस यच का मान आसानी से मिल जाए। तो यक्स भाग कर रहा इधर आएगा, कर देगा गुणा,
तो अंडर रूट 3 गुणे यक्स बराबर क्या हो गया, यच। यहां से यदि हम लोग यक्स का मान ज्ञात करें तो यक्स बराबर होगा एच बटा अंडर रूट 3, क्योंकि रूट 3 गुणा करा इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा एच बटा रूट 3। समीकरण इसको एक मान लीजिएगा। अगर गलती से भी आपको यक्स दिखाई दे गया तो आप तुरंत उसकी जगह पे एच बटा रूट 3 लिख देना, तो यक्स गायब हो जाएगा, फिर एच का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। एक त्रिभुज का काम हो गया। अब हम लोग एक बड़े त्रिभुज को देख रहे होते हैं। जो आपका संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण मतलब पूरा पूरा, आपकी है कौन, ए से जाओ बी पर और बी से आओ डी पर। आपकी बात बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज ए बी डी में देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी को जब हम लोग हल करते हैं तो जो कोण डी है वो कितने अंश का है, तो कहेंगे 45 अंश का है। कितने अंश का है, 45 अंश का है। अब एक बात, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जब आप पूरा त्रिभुज लिए हैं तो लंब तो वही भुजा हो जाएगी। अतः यहां पर लंब, यहां भी लंब कौन होगा, ए बी होगा, बराबर एच दिया है। बात की जाएगी आधार की, जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ है, तो न्यून कोण इस भुजा पर बना है, तो ए से लेकर दूरी ली जाएगी डी तक आधार। तो आधार जो आपका हो गया उसका नाम है एडी, लेकिन माना क्या है आपने, एडी बराबर मिला क्या था, यक्स प्लस 2। आधे को हमने यक्स माना था, 2 और जुड़ गया तो कुल मिलाकर हो गया यक्स प्लस 2। ये हो गया आपका लंब और आधार। फिर आपको वही ढूंढना है लंब और आधार के लिए संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप तुरंत लगाएंगे लंब और आधार के लिए कौन त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, तो कहोगे कौन थीटा, tan थीटा। तो फिर आप लगाओगे tan थीटा। tan थीटा बराबर फिर हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर आपको लिखना होगा tan थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, ध्यान रहे थीटा नहीं है, थीटा के स्थान पर डी है, तो यहाँ थीटा के स्थान पर डी लिख दीजिएगा। अब आपको डी का मान पता है, किसका मान पता है, डी का, और डी की जगह पर आप लिख सकते हैं 45 अंश। बराबर लंब की बात की गई है और लंब है एच, बटे आधार की बात की गई है तो आधार है एक्स प्लस 2। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर एच बटा एक्स प्लस 2। जो दिया गया था वो तो अभी आपने लिख ही दिया है। tan 45 अंश का मान हुआ 1, एच है, बटे में एक्स प्लस 2 है, रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से फिर देखिएगा एक्स प्लस 2 भाग करा इधर आएगा तो गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 अकन्नम एक्स प्लस 2 बराबर केवल और केवल क्या बच गया, एच। एक्स प्लस 2 भाग कर रहा था, आकर एक में गुणा करेगा, जब एक में गुणा करेगा तो एक में गुणा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को यक्स का मान निकालना है, तो यक्स की जगह पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, यच बटा रूट 3 लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख दीजिएगा यक्स का मान आप जानते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा यच बटा अंडर रूट 3 प्लस कितना 2 बराबर कितना एच। एक बात ध्यान दीजिएगा, दाई और भी एच और बाई और भी एच, तो एच को एक साथ कर दीजिए, इधर प्लस है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो गया 2, केवल 2 बचा क्योंकि एच बटा रूट 3 चला गया। इधर एच पहले से था, कोई बात नहीं, यहां पर आ गया तो आएगा, तो इधर प्लस था इधर आया तो माइनस एच बटा रूट 3। यहां पर एक बात समझनी है, बटे 1 कर दो, तिरछा क्या कर दो, गुणा कर दो, तो हो गया 2 बराबर रूट 3 का गुणा एच में, तो हो गया रूट 3 एच माइनस एच, 1 का गुणा एच में होगा तो ऐसे तो रहेगा, नीचों गुणा होगा रूट 3 अकन्नम रूट 3 भाग कर इधर आएगा गुणा कर देगा तो हो जाएगा 2 रूट 3 बराबर, यहां पर आप एच कॉमन कर सकते हैं और कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, क्योंकि एच बाहर चला आया तो यहाँ रूट 3 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। रूट 3 माइनस 1 गुणा करा इधर आएगा भाग करेगा, क्योंकि आपको केवल एच का मान चाहिए, तो हो गया 2 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना एच। एक काम यहां आप कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, रूट 3, तो रूट 3
यहाँ नीचे रूट लगा हो, कुछ भी कीजिए नीचे रूट गायब हो जाए, तो इसका भी नियम नीचे रूट गायब करने का। अगर आपको a माइनस बी मिला हुआ है तो आप a प्लस बी से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? a प्लस बी से। यही छोड़ देंगे तब भी उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यदि आप आगे हल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हल कीजिए। ये हो जाएगा 2√3, नीचे क्या है? √3 -1। नीचे अगर दो लोग हैं, एक पर रूट है दूसरे पर रूट नहीं है, चाहे दूसरे पर भी रूट है, तो अगर दो संख्याएं हैं तो उसके विपरीत से गुणा कीजिएगा। √3 + 1 से नीचे, तो जितने से नीचे गुणा कीजिएगा उतने से गुणा कीजिएगा, ऊपर नहीं तो मान में हो जाएगा परिवर्तन, और बराबर केवल बचा कितना? h। अब यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी से हल कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2√3 √3 + 1, नीचे हो गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मतलब √3, तो ये हो गया √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बराबर केवल क्या बचा? ये हो गया 2√3 और ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे देखिएगा स्क्वायर से रूट गायब होगा, केवल क्या बचेगा? 3, और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो अगर रूट गायब हो गया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 1 बचा, 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा? 2, बराबर केवल क्या बचा? यहाँ 2 से 2 कट गया। √3 का चलिए गुणा कर देते हैं, तो √3 का √3 में गुणा होगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 √3, बराबर केवल क्या बचा? एच। स्क्वायर से रूट गायब हो गया, तो 3 + √3 बराबर केवल एच। यहां छोड़ देंगे तब भी उत्तर सही ही होगा, और अगर यहां भी नहीं छोड़ना चाहते तभी आगे और हल कर सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं। तो 3 + √3 का मान क्या है? 1.732 बराबर एच। तो 3 और 1 जुड़ जाएगा, 4.732 बराबर एच। यानी एच को पहले लिख दो और 4.732 यह किलोमीटर। जी हाँ, ये रहा आपका आंसर, 4.732 किलोमीटर। या फिर आप लिख सकते हैं 3 + √3 किलोमीटर, या फिर आप यही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ नीचे रूट है तो कोशिश कीजिएगा कि नीचे रूट गायब हो जाए, तो यहाँ आए तब तक रूट गायब हो चुका था। यहाँ छोड़ दोगे उत्तर बिल्कुल सही होगा, और यहाँ तक हल कर दोगे तब भी उत्तर पूरी तरीके से सही ही होगा। तो हो सकता है सवाल आपको समझ में आया जरूर होगा। कोशिश कीजिएगा, सवाल नोट कीजिएगा, एक बार और अभ्यास कीजिएगा, सवाल तो आपका हर हाल में लग ही जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तब जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर आप बताएं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो चलिए आप नोट कीजिए, पर आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद बच्चों।